जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। मैं श्रेया गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान में कोशिका सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु। आज हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत से संबंधित कुछ निम्न मुख्य बिंदु। देखिए, आइए हम देखते हैं। इसके अगले लेक्चर में हमने और पढ़ा है, आपको और देखना हो वीडियो तो आप इसका अगला लेक्चर देखें। पहला है सभी प्राणी एवं पादप। सभी प्राणी एवं पादप कोशिकाओं से बने होते हैं। जितने भी पादप यानी कि जितने प्लांट्स होते हैं, प्राणी जितने लिविंग्स होते हैं, एनिमल्स, मैमल्स होते हैं, वो सब कोशिकाओं से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका जीव की जो जीव होते हैं, लिविंग जो होते हैं जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक कैसे? एक स्ट्रक्चरल कैसे? देखिए, जो कोशिका होती है वो बहुत छोटी है। कोशिका मिलकर सेल्स, कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है, यानी कि सेल जो होती है, जो छोटी छोटी सेल्स होती है, वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। और जो टिश्यू होती है वो मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, जिससे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी बनाते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर की संरचना बनती है इसी प्रकार से। और पादप में कोशिका ही मिलकर उसकी टहनियाँ, उसके तने, फल, पत्ती, फूल ये सब बनाते हैं। तो इसी प्रकार से कोशिका जो है सेल, वो जीव की संरचनात्मक इकाई है। तथा क्रियात्मक कैसे? क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक कैसे? क्रिया उसके जो कार्य है, जैसे प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस, तो वो कैसे होती है, वो कहाँ होती है? वो जो प्लांट का जो पत्तियाँ होती हैं, पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं, वो किससे बनी होती है? वो सेल से बनी होती है। सेल में क्या होता है? सेल में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सेल्स में होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियाँ सेल्स की बनी होती हैं, वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। फोटोसिंथेसिस में हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो क्रियात्मक, और हमारे लिए हम उसको, जो हमें ऑक्सीजन मिलता है उसको हम रिस्पायरेशन के थ्रू CO2 निकालते हैं। हम सेल्स में, जो हम प्राणी हैं, लिविंग बर्ड जो प्राणी है, जो जीवित है प्राणी, वो सेल में क्या करते हैं, वो उनका कार्य क्या है सेल का? तो सेल में हमें ATP एनर्जी मिलती है, जिससे हमें चलने, उठने, बैठने, कुछ भी करने में हमें आसानी रहती है। एनर्जी हमें चाहिए क्योंकि हमें कार्य करना है। और हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? जब हमारे शरीर में रिस्पायरेशन होगा। हमारे शरीर में रिस्पायरेशन होगा, ग्लूकोज को तोड़कर ATP प्रोवाइड करेगी हमारा शरीर, तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो इसी प्रकार से कोशिका हमारे पूरे शरीर की, प्राणी की, पादप एवं प्राणी जगत की जो क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि उसमें हमारे जो कार्य होते हैं वो होते हैं। जो हमें चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमें कोशिका की जरूरत होती है, क्योंकि कोशिका में ही ग्लूकोज को तोड़कर ATP बनाते हैं। और जो दूसरा है, ये दूसरा देखते हैं, सभी कोशिकाओं के रासायनिक संगठन एवं उपापचय क्रियाओं में मूल रूप से समानता होती है। देखिए, सभी कोशिकाओं में जितनी भी सेल्स होती है, कोशिका होती है, रासायनिक संगठन, केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, रासायनिक संगठन एवं उपापचय क्रियाओं, मेटाबॉलिज्म में मूल रूप से समानता होती है। ये दोनों कोशिकाओं में मूल रूप से समान होती है। जो कोशिका होती है उसमें उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म और रासायनिक संगठन, केमिकल कॉम्बिनेशन जो होती है, वो मूल रूप से समान होती है। तीसरा देखेंगे, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से होती है। ये क्या है? अभी हम देखते हैं, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति हम देखते हैं, नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से ही जो उपस्थित कोशिका है उससे होती है। तो अगर हम देखें कि देखिए,
पहला जो ये जो कोशिका है, अगर इससे नए सेल की उत्पत्ति होगी तो ये क्या होगा, जो पेरेंट सेल है ये इसका क्या होगा। तो हम बताएं कि यही टूट कर यही खुद इसी से ही दो सेल्स बनती हैं, इसी से ही दो सेल्स बनती है। और कोशिका, अगर हमारा सेल जो कोशिका है वो जीवित है तभी वो डिवाइड होगी, वो डिवाइड होकर दो सेल्स बनाएंगी। इसी प्रकार जब कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से होती है। अगर कोशिका रहेगी ही नहीं तो उत्पत्ति क्या होगी। अगर पुराना सेल कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी। वो धीरे धीरे हम और डीप पढ़ेंगे तो और है वो। अभी हम यहाँ देखते हैं कोशिका सिद्धांत के इस तीसरे बिंदु का विवरण रुडोल्फ विर्को जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सेलुलर पैथोलॉजी में किया है। इसमें इन्होंने इसका विवरण नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से होती है। ये तो सही बात है, क्योंकि अगर पुराना सेल रहेगा ही नहीं तो उत्पत्ति क्या होगी। हमें अगर कुछ पालना है तो पहले कुछ तो होना चाहिए। तो जो ये पहला सेल है यही डिवाइड होकर दो सेल बनाती है, पेरेंट सेल ही डिवाइड होकर दो सेल्स बनाती है। जो हमारा पुराना सेल रहेगा वो वही टूट जाएगा, वो नहीं रहेगा, वही टूट कर दो सेल्स बनाती है। इसे कोशिका वंश परंपरा भी कहते हैं। ये जो सेल्स बनाती है ना, ये टूट टूट कर बनाती है, इसे ही कोशिका वंश परंपरा भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। कोशिका की उत्पत्ति पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से होती है। इसके लिए बहुत वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने बताया कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, कोशिका आया कहाँ से, पहला सेल कहाँ से आया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पहला सेल आया कहाँ से। इसको हम पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, सभी प्राणियों में पादप कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। हमने देखा कैसे है, क्यों है, कैसे है, क्या करती है कोशिका। सभी कोशिकाओं में रासायनिक संगठन एवं उपापचय क्रियाओं में मूल रूप से समानता होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से होती है। कोशिका सिद्धांत के इस तीसरे बिंदु का विवरण रुडोल्फ विर्को वैज्ञानिक है, इन्होंने अपनी पुस्तक सेलुलर पैथोलॉजी में किया है। इसे कोशिका वंश परंपरा भी कहते हैं। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से होती है। धन्यवाद।